आज दूसरा दिन क्लास है। आज हम पढ़ते हैं साइंस में यानी विज्ञान में भोजन के घटक। क्या पढ़ेंगे? भोजन के घटक, अर्थात भोजन के स्रोत क्या क्या है, यानी भोजन कहाँ कहाँ से आता है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भोजन के दो मुख्य घटक होते हैं, एक पादप और दूसरा जंतु। भोजन के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, एक पादप घटक होता है और दूसरा जंतु। यानी पादप यानी पेड़ पौधा से भी हमें मतलब भोजन प्राप्त होता है और जंतु से भी भोजन प्राप्त होता है। ठीक है। और देखिए, एक होता है पादप और एक होता है पादप उत्पाद। ठीक है। तो जैसे आम हुआ, केला हुआ, ये सब क्या हुआ? पादप उत्पाद, यानी कि पादप के द्वारा प्रोडक्ट हुआ। ठीक। और एक होता है जैसे हम पढ़े जंतु, और जंतु उत्पाद क्या है? तो जैसे मछली क्या हुआ? ये हुआ जंतु। मुर्गा क्या हुआ? ये हुआ जंतु। लेकिन अंडा क्या हुआ? ये हुआ जंतु उत्पाद। अंडा क्या हुआ? जंतु उत्पाद। ठीक। अब इसी प्रकार पढ़ते हैं जैसे कि दूध पढ़ लीजिए, दूध क्या हुआ? जंतु उत्पाद। फिर अब आइए, एक होता है दूध और एक होता है दुग्ध उत्पाद, यानी दूध से बनी हुई पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? दुग्ध उत्पाद। यानी दूध से निर्मित उत्पाद को क्या बोला जाता है? दुग्ध उत्पाद बोला जाता है। जैसे कि पनीर, जैसे कि घी, दही, मक्खन, ये सब क्या हुआ? दुग्ध उत्पाद है। माने दुग्ध के द्वारा निर्मित उत्पाद को हम क्या बोलते हैं? दुग्ध उत्पाद। ठीक। अब आइए पढ़ते हैं भोजन के घटक। तो हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर पोषक तत्व क्या होता है, कैसे हम बात सुनेंगे कि कौन पोषक तत्व है कौन नहीं है। तो पोषक तत्व के कुछ नाम, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, रुक्षांश इत्यादि, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। फिर से समझिए, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और रुक्षांश। रुक्षांश को ही बोला जाता है आहारी रेशा। रुक्षांश बोले तो फाइबर, रुक्षांश बोले तो रेशा। ठीक। रुक्षांश भी आता है पोषक तत्व के अंतर्गत, लेकिन रुक्षांश से हमें किसी भी प्रकार का पोषक प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। तो अब आइए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे? तो वह पोषक तत्व जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वही होगा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों रूप समान अनुपात में होते हैं। जैसे कि 1:2:1 के रूप में है, तो वही कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि ग्लूकोज ले लीजिए, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसी को हम मतलब सरल करेंगे तो 1:2:1 हो जाएगा। C6 माने कार्बन कितना है? 6 गो। C6H12 यानी हाइड्रोजन कितना हुआ? 12। और O6 मतलब ऑक्सीजन कितना हुआ? 6 हुआ। और इसी को जब हम सरल में तोड़ेंगे तो 1:2:1 के रूप में हो जाएगा। यानी जो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए अनुपात कितना होना चाहिए? 1:2:1। ठीक। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। ठीक। अब आइए, कार्बोहाइड्रेट हम कैसे जानेंगे जी इसमें कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता है? तो आयोडीन से किया जाता है। और आयोडीन से करने पर यदि उसका रंग नीला और काला हो जाए तो हम समझेंगे उस पदार्थ में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक। तो फिर से बताइएगा, जो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस चीज़ से किया जाता है? आयोडीन से किया जाता है।
और आयोडीन से हम परीक्षण करेंगे और यदि उसका रंग नीला और काला हो गया, कैसा हो गया? नीला और काला, तब हम समझेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता है? आयोडीन से किया जाता है। और आयोडीन से करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? काला या नीला हो जाता है। तो हम क्या समझेंगे? उस खाद्य पदार्थ में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, अब आइए, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार ना। क्वेश्चन आता है जो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। तो उसको हम समझेंगे। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, फिर से समझिए, कार्बोहाइड्रेट के 3 भाग कौन कौन? तो एक हुआ मोनोसेकेराइड, एक हुआ डाइसेकेराइड, एक हुआ पॉलीसेकेराइड। ठीक, यहाँ तक समझ गए? अब आइए, मोनोसेकेराइड क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है मोनोसेकेराइड। फिर से समझिए, जिस प्रकार जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? कोशिका। न, जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? मोनोसेकेराइड। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप क्या कहलाता है? मोनोसेकेराइड। यानी मोनोसेकेराइड को और सरल नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। किसको? तो मोनोसेकेराइड को। ठीक, तो कुछ मोनोसेकेराइड का नाम जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों क्या हुआ? मोनोसेकेराइड। इसके लिए ट्रिक हम बना सकते हैं GFG। जी मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। F मतलब फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज क्या हुआ? मोनोसेकेराइड। GFG, जी मतलब गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज भी क्या है? मोनोसेकेराइड। तो कुछ मोनोसेकेराइड के उदाहरण आप बता सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट का कौन सा भाग है? मोनोसेकेराइड है। अर्थात ये सरलतम रूप है। ठीक, जो हमारे शरीर के अंदर जाने पर शरीर को अवशोषित कर लेता है और हमें डायरेक्ट ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? तो मोनोसेकेराइड। ना, मोनोसेकेराइड क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप, सबसे छोटा रूप को ही बोला जाता है मोनोसेकेराइड। ठीक, और मोनोसेकेराइड को और अधिक सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ मोनोसेकेराइड का नाम बताइए, जैसे कि ग्लूकोज। नहीं, ट्रिक क्या था? GFG। जी मतलब ग्लूकोज, F मतलब फ्रुक्टोज और G मतलब गैलेक्टोज। ये तीनों क्या है? मोनोसेकेराइड है। ठीक, चलिए, तो मोनोसेकेराइड हम पढ़ लिए। अब आइए पढ़ते हैं कौन? डाइसेकेराइड। ठीक, पढ़े थे ना, जो कार्बोहाइड्रेट के 3 भाग होते हैं, एक मोनोसेकेराइड होता है, एक डाइसेकेराइड होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। तो अब हम पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। जो पॉलीसेकेराइड जो होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर बना होता है। डाइसेकेराइड जो होता है 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। कौन? तो डाइसेकेराइड। अब कुछ डाइसेकेराइड के नाम जानिए, जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये क्या हुआ? डाइसेकेराइड। फिर से समझिए, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये क्या हुआ? डाइसेकेराइड। जबकि हम मोनोसेकेराइड में पढ़े थे GFG, यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये क्या था? मोनोसेकेराइड। जबकि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये क्या है? डाइसेकेराइड है। अब आइए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड 10 या 10 से अधिक लंबी श्रृंखला वाले मोनोसेकेराइड के अणुओं को बोला जाता है ना पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप होता है, और कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है? तो मोनोसेकेराइड। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप होता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। जैसे कि स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज और ग्लाइकोजन।
ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आएगा, जैसे कि स्टार्च, और स्टार्च जो होता है वो प्लांट में संचित होता है, स्टार्च जो होता है वो पादप में संचित होता है, ठीक है। और काइटिन, काइटिन भी हुआ क्या, पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्लूकोज नहीं, ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक। तो स्टार्च किस में संचित होता है, पादप में संचित होता है। काइटिन आप पढ़ते हैं ना, जैसे पक्षी हुआ तो पक्षी का जो बाहरी कंकाल होता है अर्थात पंख जो होता है वह किस चीज़ का बना होता है, काइटिन का ही बना होता है। पक्षी का जो बाहरी कंकाल होता है वह किस चीज़ का बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक। अब आइए, पादप की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की, ना। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जो पादप के बाहरी आवरण से उसको बचाता है, ठीक। कौन, तो सेलुलोज, ठीक। अब आइए, ग्लाइकोजन पाया जाता है जंतु में, ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है, जंतु में, ठीक। अब आइए, प्लांट में, प्लांट में स्थित सेल वाल उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज। सेल वाल मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति। अब आइए, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, काइटिन नामक जटिल शर्करा की। फिर से समझिए, कवक है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ना, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अब आइए, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लिकन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लिकन के। और जबकि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज के। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज के। अब आइए, पक्षी का जब बाह्य कंकाल होता है, ठीक, वो किस चीज़ का बना होता है, काइटिन का। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से बोलिएगा, जब पक्षी का जब बाहरी कंकाल होता है वो किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन के, ठीक। अब आइए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन, काइटिन नामक जटिल शर्करा के, ठीक है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लिकन के, ठीक। तो समझ लिए। अब आइए, ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलता है तो माल्टोज का निर्माण होता है। फिर से समझिए, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से, ठीक है, एक डाइसेकेराइड का निर्माण होता है जिसे बोला जाता है माल्टोज, ठीक है। यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज को आपस में मिला दिया जाए तब क्या बनता है, माल्टोज। और माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। अब ये फ्रुक्टोज में यदि हम ग्लूकोज को मिला देते हैं तो सुक्रोज का निर्माण होता है, ठीक। फ्रुक्टोज क्या है, तो मोनोसेकेराइड है। फ्रुक्टोज में यदि हम ग्लूकोज को मिला दें तो बताइए क्या बनता है, तो सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज क्या है, तो डाइसेकेराइड है, ठीक। अब आइए, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में यदि हम ग्लूकोज मिला देते हैं तब क्या बनता है, लैक्टोज। नहीं, गैलेक्टोज है ना, तो देखिए गैलेक्टोज क्या है, तो मोनोसेकेराइड है। गैलेक्टोज में यदि हम क्या डाल दें, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को हम मिला दें तब क्या बनता है, लैक्टोज, ठीक, ठीक। ये सब पढ़ लिए। अब आइए, तो फिर से बताइएगा, जो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड, ठीक। अब आइए, मोनोसेकेराइड के कुछ उदाहरण जैसे कि ग्लूकोज ना, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। इसके लिए हम ट्रिक बनाए थे, जी मतलब ग्लूकोज, एफ मतलब फ्रुक्टोज और जी मतलब गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, जबकि लैक्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, तो डाइसेकेराइड है, ठीक, याद रखना है। अब फिर हम पढ़े थे, जो ग्लूकोज में ग्लूकोज यदि हम मिला दे तो कौन सी का निर्माण होता है, माल्टोज का। यदि हम ग्लूकोज में फ्रुक्टोज को मिला दे तो किस चीज़ का निर्माण होता है, सुक्रोज का। यदि हम ग्लूकोज में गैलेक्टोज को मिला देते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है, लैक्टोज का, ठीक। अब आइए, माल्टोज किस में पाया जाता है, तो अनाज में। माल्टोज आपको कहाँ मिलेगा, तो अनाज में, ठीक। यानी अनाज जो मीठा होता है उसका कारण क्या है, अनाज जो मीठा होता है उसका कारण ये है जो उसमें माल्टोज पाया जाता है, ठीक। अब आइए,
गन्ना जिसको हम लोग ईख भी बोलते हैं, जिसको हम केतारी भी बोलते हैं, ठीक। तो गन्ना मीठा क्यों होता है? चूँकि उसमें सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए जो फल मीठा क्यों होता है, फल मीठा क्यों होता है, तो फ्रुक्टोज के कारण। शहद ने मधुमक्खी का जो शहद होता है, शहद मीठा क्यों होता है, तो फ्रुक्टोज के कारण। फल मीठा क्यों होता है? फ्रुक्टोज के कारण। फ से फल और फ से फ्रुक्टोज। और शहद भी मीठा होता है फ्रुक्टोज के ही कारण। लेकिन गन्ना में मिठास, गन्ना में मीठापन किसके कारण होता है? सुक्रोज के कारण। किसके कारण? सुक्रोज के कारण। लेकिन अनाज में मीठापन किसके कारण होता है? माल्टोज के कारण। किसके कारण? माल्टोज के कारण, ठीक। और दूध में पाया जाता है कौन सी? लैक्टोज। दूध में पाया जाता है लैक्टोज, ठीक। ये सब पढ़ लिए थे। बोलिएगा जो पॉलीसेकेराइड, जैसे कि स्टार्च पढ़े थे, काइटिन पढ़े थे, सेलुलोज पढ़े थे, और ग्लाइकोजन। देखिए ग्लूकोज क्या हुआ? ग्लूकोज हुआ मोनोसेकेराइड, नहीं हुआ? ग्लूकोज क्या हुआ? मोनोसेकेराइड, ठीक। और ग्लैक्टोज भी क्या है? मोनोसेकेराइड। जबकि ग्लाइकोजन क्या है? तो ये क्या है? तो ये है पॉलीसेकेराइड, ठीक। ये सब याद रखना है। ग्लाइकोजन पाया जाता है जंतु में, ठीक। ये सभी पढ़ लिए थे। अब आइए, तो हम पढ़े थे जो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करते हैं? तो आयोडीन के मदद से किया जाता है, ठीक। यदि उसका रंग कैसा हो जाए, नीला या काला, तो हम समझेंगे उस खाद्य पदार्थ में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब आइए, कार्बोहाइड्रेट के जल में घुलनशील रूप को ही मंड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट यदि जल में घुलनशील है तो उसी को बोला जाता है मंड, ठीक। फिर से समझिए मंड क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का अणु यदि जल में विलय है, यदि जल में वो घुला हुआ है, तो जल में घुली हुई कार्बोहाइड्रेट को ही बोला जाता है मंड, यानी कि स्टार्च बोलते हैं, ठीक। अब आइए, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है। अब आइए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक। ये सब अब आइए इसका स्रोत पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट घर में जितना भी हम अनाज यूज करते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कि अधिकांश हम डेली हम क्या क्या खाते हैं? तो गेहूँ, मक्का, गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, मक्का, आलू, बाजरा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, ठीक। यानी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत बताइए। जैसे हम दैनिक जीवन में जो चीज़ हम ग्रहण करते हैं, जो चीज़ हम खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, वही क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। आप ही सोच के देखिए ना, जो दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं, चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, मक्का खाते हैं, आलू सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बाजरा, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, ठीक। अब आइए, सब पढ़ लिए। अब आइए फिर से एक बार रिवीजन हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में करते हैं। बताइएगा जो कार्बोहाइड्रेट के लिए अनुपात बोलिए, तो 1:2:1, ठीक। यानी कार्बन 1, यानी कार्बन कितना? 1, हाइड्रोजन कितना? 2, और फिर ना ऑक्सीजन भी कितना? 1। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि तीनों अनुपात में कितना होना चाहिए? 1:2:1 के रूप में है, तो वही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। अब आइए, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है, जिसका रंग कैसा होता है? नीला या फिर काला होता है। कार्बोहाइड्रेट यदि जल में घुलनशील है तो उसी को बोला जाता है मंड, यानी कि स्टार्च बोलते हैं, ठीक। अब आइए प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं।
प्रोटीन की खोज किसने किया? तो बर्जीलियस किया। बताइएगा, जो प्रोटीन की खोज किसने किया? तो बर्जीलियस ने किया। जिसका प्रयोग शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है, माने शरीर में वृद्धि के लिए न किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? प्रोटीन का। फिर से बताइएगा, जो प्रोटीन के खोज किसने किया? तो बर्जीलियस किया। ठीक, जिसका प्रयोग शरीर के वृद्धि के लिए किया जाता है। अब आइए, प्रोटीन का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे? तो कॉपर सल्फेट के विलयन से। ठीक, जिस प्रकार हम लोग कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किए थे आयोडीन से, ठीक उसी प्रकार प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन से। और यदि कॉपर सल्फेट का विलयन उसका रंग कैसा हो जाए? बैगनी रंग हो जाए, तो हम समझेंगे उसमें क्या है? प्रोटीन न। कॉपर सल्फेट के विलयन से हम परीक्षण करते हैं, और यदि उसका रंग कैसा हो जाए? बैगनी रंग, यानी बैगनी कलर। बैगनी कलर दर्शाता है जो उसमें क्या है? प्रोटीन है। अब आइए, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फिर से समझिए, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक, अब आइए, प्रोटीन की कमी से मरासमस एवं क्वशियोरकर रोग होता है। हमारे शरीर में यदि प्रोटीन की मात्रा कम जाए तो कौन सा रोग होगा? मरासमस एवं क्वशियोरकर रोग होता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। ठीक, अच्छा बताइएगा, जो प्रोटीन की खोज किसने किया? बर्जीलियस ने किया। ठीक, प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है शरीर की वृद्धि के लिए। ठीक, बताइएगा, प्रोटीन का परीक्षण किससे किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन से। कॉपर सल्फेट के विलयन से, ये सब याद रखना है। ठीक, बताइएगा, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक किसे बोला जाता है? अमीनो अम्ल का। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहा जाता है? अमीनो अम्ल को कहा जाता है। ठीक, अब आइए, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? अमीनो अम्ल ना। फिर से सुनिएगा, जब प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये सब याद रखना। अब बताइएगा, जब मानव शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत होती है? 20। हमारे शरीर में प्रोटीन बनने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल का उपयोग किया जाता है? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहा जाता है? तो अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल बोले तो अमीनो एसिड। ठीक, ये सब याद रखना है। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल बोलते हैं। ठीक, यानी अमीनो एसिड बोला जाता है। अब आइए, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या था? तो मोनोसैकेराइड। ठीक, ये सब याद रखना है। ठीक, अब आइए, प्रोटीन का अब स्रोत पढ़ते हैं। अब आइए, प्रोटीन जैसे कि मटर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। चना हम लोग यूज करते हैं भोजन के रूप में, यानी खाद्य पदार्थ के रूप में, तो उसमें भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन। यानी दलहन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अंडा, मांस, मछली, ये सब में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, और सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सोयाबीन में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन ही पाया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। तो बताइएगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। लेकिन सोयाबीन से भी ज़्यादा पाया जाता है मशरूम में। सोयाबीन से भी ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? मशरूम में। मशरूम एक प्रकार का क्या है? तो कवक है। मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। ठीक, अब आइए, कवक से भी ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन किस में? तो क्लोरेला नामक शैवाल में। सबसे ज़्यादा यानी प्रोटीन का सबसे महत्तम स्रोत क्या है? तो क्लोरेला नामक शैवाल। तो क्लोरेला नामक शैवाल में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 73%।
न क्लोरेला नामक शैवाल में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? 73% पाया जाता है। जबकि मशरूम में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? 51%। मशरूम क्या है? तो एक प्रकार के कवक है, उसमें कितना प्रतिशत पाया जाता है? 51%। जबकि सोयाबीन में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 43%। सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 43% ही पाया जाता है। यदि मशरूम और क्लोरेला ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तब तो सोयाबीन क्या है? राजा है। ठीक, आ भाई, सोयाबीन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होता है? तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। हमारे पूरे भारत में सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। लेकिन पूरा दुनिया में सोयाबीन की खेती चीन में न, सोयाबीन 1 नंबर में कौन है? चीन। ठीक, याद रखना। ठीक, चलिए पढ़ लिए थे। तो जैसे कि जितना भी दलहन हुआ, ठीक है, दलहन में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, राजमा भी एक प्रकार का दलहन हुआ, तो राजमा में भी क्या पाया जाएगा? तो प्रोटीन भी पाया जाता है। अब आई जैसे दूध, अंडा, मछली, पनीर, ये सब में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो फिर से एक बार हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। जब प्रोटीन की खोज किसने किया? बर्जीलियस ने किया था। ठीक, जिसका प्रयोग शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक, अब ये प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से। प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन से, जिसका रंग हो जाता है बैगनी। ठीक, अब आइए, 1 ग्राम प्रोटीन से कितना कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अर्थात 1 ग्राम हम प्रोटीन यूज करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब आइए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस एवं क्वाशियोरकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक, ये सब पढ़ लीजिए। अब आइए वसा के बारे में पढ़ते हैं। तो वसा की खोज बलर ने किया। वसा की खोज किसने किया? तो बलर ने किया। ठीक, अब आइए, 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फिर से समझिए, 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वसा है। कैसे नहीं है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि हम यूज करते हैं 4.2 कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्ति होती है। जबकि प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 यानी 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति होती है। और जबकि 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अर्थात वसा का महत्तम स्रोत क्या हुआ? ये ऊर्जा का महत्तम स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत वसा है। ठीक, दूसरा स्थान पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है। ठीक, बहुत अच्छा। तो बताइएगा, 1 ग्राम वसा अगर हम लेते हैं तो कितना ऊर्जा प्राप्ति होती है? कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी। ठीक, आ भाई, वसा की खोज किसने किया? वसा का खोज किया था बलर ने किया। ठीक, आ भाई, इसे अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा देने वाला भोजन कौन है? तो वो है वसा। अब आइए, वसा की कमी एवं अधिकता दोनों से कुपोषण होता है। यदि हमारे शरीर में वसा की मात्रा कम जाए और हमारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाए, यानी कमी होने पर और बढ़ने पर दोनों स्थिति में क्या होता है? कुपोषण होता है। दोनों स्थिति में क्या होता है? कुपोषण होता है। ठीक, ये सब याद रखना है। अब आइए वसा के स्रोत पढ़ते हैं। अब देखिए, अंडा, मांस, मछली, पनीर, इस सब में क्या पढ़े थे? प्रोटीन भी पाया जाता है। और अंडा, मांस, मछली, पनीर, इस सब में वसा भी पाया जाता है। ठीक, याद रखना। और तेलहन हम खाते हैं तो उसमें जितना भी तेलहन है ये सब याद रखना है। ठीक, जैसे तिल हो गया, गिरी हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, ये सब में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। अंडा, दूध, मछली, ये सब में भी क्या पाया जाता है? वसा ही पाया जाता है। ठीक, ये सब याद रखना है। ठीक, अब आइए विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे अधिक वसा का तो गाय के घी 99.99। 99.99। वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब आइए विटामिन के बारे में पढ़ते हैं।
तो विटामिन की खोज किसने किया? फंक ने किया। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक, अब आइए, इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए, विटामिन यदि आप लेते हैं तो विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक, यह शरीर के उपापचय क्रिया एवं रोगों से बचने में सहायता करता है। कौन? तो विटामिन। नहीं, फिर से समझिए, विटामिन की खोज किसने किया? फंक ने किया। विटामिन की खोज किसने किया? फंक ने किया। कब किया? 1911 ईस्वी में किया। कब किया था? 1911 में किया था। ठीक, क्या विटामिन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है? नहीं, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है और यह शरीर के उपापचय क्रिया एवं रोगों से बचने में सहायता करता है। कौन? विटामिन। अब आइए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। फिर से समझिए, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, अब आइए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों है जल में घुला हुआ विटामिन। नहीं, हम लोग बोलते हैं कि गर्मी के मौसम में मतलब कि बेसी जल पीना चाहिए। नहीं, अपन और बोले छिए बेसी जल पी हो, गर्मी के मौसम में बेसी जल पीना चाहिए। तो बेसी आए तो बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन के लिए ट्रिक क्या है? कीडा, KEDA, कीडा भी बोल सकते हैं। विटामिन KEDA ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है, या एडेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, वसा में क्या हो गया? कीड़ा। वसा में क्या फर गया? तो कीड़ा फर गया। यानी कीड़ा हम लोग कैसे बोलेंगे? KEDA, कीड़ा। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके लिए ट्रिक क्या बना? कीडा। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। और जबकि जल में घुलनशील विटामिन क्या बोले थे? बेसी जल पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में बेसी जल पीना चाहिए। तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, अब आइए, वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वह लीवर में संचित रहता है। वसा में घुलनशील विटामिन जो भी रहता है वह कहाँ संचित रहता है? लीवर में संचित रहता है। हमारे शरीर के अंदर जो लीवर है यानी कि यकृत है उसी में संचित रहता है। कौन कौन विटामिन? तो विटामिन डी, हाँ तो वही ना कीड़ा ने, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ये सब कहाँ संचित रहता है? बस लीवर में। कहाँ संचित रहता है? लीवर में संचित रहता है। ठीक, अब आइए, मानव शरीर के अंत में बनने वाला विटामिन, मानव शरीर के अंत में बनने वाला विटामिन, तो विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन के, ये सभी विटामिन हमारे शरीर के अंदर अंत में संचित रहता है। ठीक, अब आइए, मानव शरीर के अंत में बनने वाला विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन के, ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ बनता है? अंत में। विटामिन B 3, 3 गुना 6, 6 गुना 12। ठीक, तो उसी प्रकार बोल सकते हैं विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12। इसके लिए ट्रिक क्या बना? 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, सबके 2 गुना कर दीजिए ना। विटामिन B3 आप 3 के 2 गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, तो विटामिन B6। अब आइए 6 के 2 गुना 12, तो विटामिन B12। ये सब कहाँ संचित रहता है? तो हमारे शरीर के अंदर कहाँ? आंत में। यानी आंत में बनने वाला विटामिन कौन कौन है? 3, 6, 12, 3, 6, 12। यानी विटामिन B3 3 के 2 गुना 6, तो विटामिन B6 6 के 2 गुना 12, तो विटामिन B12 और एक है विटामिन कौन? के। विटामिन के भी कहाँ बनता है? हमारे शरीर के अंदर कहाँ? आंत में। ठीक, ये सब याद रखना है। ठीक, आ आइए,
तो देखिए पढ़ते हैं जो विटामिन कई प्रकार के होते हैं, विटामिन कई प्रकार के होते हैं तो पढ़िए। जैसे कि विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। आइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। नहीं बोलते हैं 1 साल का बच्चा थाई थाई करे, 1 साल के यदि बच्चा है तो वो थाई थाई नहीं करता है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। अब आइए विटामिन B12, विटामिन B2 का रासायनिक नाम तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। अब आइए विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या फिर नियोसिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियोसिन या निकोटिनामाइड। फिर से विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। 1 साल का बच्चा रहता है, तो याद करने के लिए आप विटामिन ए की कमी से आँख का बीमारी होता है, आँख में क्या होता है? रेटिना, रेटिनॉल। हाँ ये भी हो सकता है ना। इसके लिए देखिए एक ट्रिक बनाए हैं, जो विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, और न और रतौंधी कहाँ होता है? आँख में। और आँख में क्या पाया जाता है? रेटिना। रेटिना कहाँ पाया जाता है? तो हमारे आँख में पाया जाता है, ठीक। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जो कहाँ होता है? तो आँख में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। 1 साल का बच्चा थाई थाई करता है। विटामिन B2 बोले तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 बोले तो नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। अब आइए विटामिन B5 तो पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। अब आइए विटामिन B6 तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम तो पायरिडॉक्सिन। अब आइए विटामिन B7 का तो बायोटीन ना। विटामिन B7 का रासायनिक नाम तो बायोटीन। अब आइए विटामिन B11 तो फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 बोले तो साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। विटामिन C तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D बोले तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D बोले तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन E तो टेकोफेरॉल। नहीं बोलते हैं ईटा, तो ईटा माने टो आया तो टेकोफेरॉल। विटामिन E है ना, तो E मतलब ईटा पर याद रखेंगे ना। ईटा माने टो आया तो टेकोफेरॉल ना। अब आइए विटामिन K तो फिलोक्विनोन। विटामिन K तो फिलोक्विनोन। फिर से तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 बोले तो थायमिन ना। अच्छा रेटिना बोले तो रेटिनॉल। रेटिना बोले तो रेटिनॉल। इसके लिए ट्रिक क्या निकला? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिना बोले तो रेटिनॉल, ठीक। विटामिन B1 तो 1 साल का बच्चा थाई थाई करता है, ठीक। अब आइए विटामिन B2 का रासायनिक नाम तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन, ठीक। विटामिन B3 तो नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम तो नियासिन। विटामिन B5 तो पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 तो बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम तो बायोटीन। विटामिन B11 बोले तो फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 का रासायनिक नाम तो फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 तो साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। विटामिन C बोले तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक। अब आइए विटामिन D बोले तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D बोले तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन E तो ईटा, ईटा पर हम लोग याद रखें ई है तो ईटा माने टेकोफेरॉल, ठीक। ईटा माने टो आया ना तो टेकोफेरॉल। विटामिन K बोले तो फिलोक्विनोन। अब फिर से बोलिएगा विटामिन A का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल। रेटिना बोले तो रेटिनॉल। विटामिन B1 तो थायमिन। 1 साल का बच्चा थाई थाई करता है। विटामिन B2 तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, ठीक। अब आइए विटामिन B3 तो नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम तो नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 बोले तो पायरिडॉक्सिन,
ठीक। अब आइए विटामिन B7 बोले तो बायोटीन, विटामिन B11 बोले तो फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 बोले तो साइनोकोबालामिन, ठीक। अब क्या है तो विटामिन C, तो विटामिन C बोले तो एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन E तो ईटा, तो आया तो टेकोफेरॉल, विटामिन K तो फिलोक्विनोन, विटामिन K बोले तो फिलोक्विनोन, ये सब याद रखना है। अब आइए विटामिन की कमी से होने वाला रोग। अब आइए विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, जीरोथैलेमिया हो जाता है, ठीक। हमारे शरीर में यदि विटामिन A की मात्रा कम जाए तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जीरोथैलेमिया, नहीं यही सब होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से होता है त्वचा का फटना, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा का फटना। यदि त्वचा अगर फट रहा है, आँख लाल हो रहा है, आँख यदि लाल हो गया, त्वचा फट गया, जी अगर फट गया, ओठ अगर फट गया, तो कौन विटामिन के कमी के कारण, विटामिन B2 के कमी के कारण। फिर से समझिए विटामिन B2 के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, त्वचा का फटना, आँख यदि लाल हो जाए, ठीक, जी का फटना, ओठ का फटना, ये सब किस विटामिन के कमी के कारण होता है, विटामिन B2 के कमी के कारण। अब आइए विटामिन B3 के कमी के कारण होता है पेलेग्रा रोग। किस विटामिन के कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है तो विटामिन B3 के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग। इसी को बोला जाता है त्वचा दाद रोग, ठीक। अब आइए विटामिन B5 के कमी से कौन सा रोग होता है, बालों का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना। यदि बाल सफ़ेद हो रहा है तो बताइए कौन सी विटामिन की कमी हो गया, विटामिन B5 की कमी हो गया। यानी हमारे शरीर में यदि विटामिन B5 की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, मतलब बालों का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना। बुद्धि यदि मंद हो रहा है तो कौन विटामिन की कमी है, विटामिन B5। बाल अगर सफ़ेद हो रहा है तो किस विटामिन की कमी के कारण, विटामिन B5 के कमी के कारण, ठीक। अब आइए विटामिन B6 तो एनीमिया रोग होता है और त्वचा रोग होता है, खून का कमी, यानी खून का कमी। विटामिन B6 के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है और त्वचा रोग होता है, ठीक। अब आइए विटामिन B7 के कमी से तो लकवा नहीं, अगर लकवा अगर मार दे तो ना उसी को बोला जाता है पैरालिसिस। यानी लकवा मार दिया क्या दिन, 7 दिन के लिए ना, 7 दिन लकवा मारने हैं इसको, न्यूरॉन सिस्टम, ठीक। ये सब हो गया। अब आइए शरीर में दर्द, यानी लकवा मार देता है, यानी कि अगर शरीर में लकवा मार दे यानी पैरालिसिस हो जाए और शरीर में जो दर्द उत्पन्न होता है और बालों का टूटकर गिरना, ये सभी जो होता है किस विटामिन के कमी के कारण होता है, विटामिन B7 के कमी के कारण होता है, ठीक है। अब आइए फिर से 7 मतलब 7 दिन पर हम लोग याद रखेंगे। 7 दिन लकवा मारने हैं, 7 दिन हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, 7 दिन बाल टूटकर गिर रहा है, यानी बालों का झड़ना, नहीं बाल नहीं झाड़ते हैं 7 दिन, यानी बाल यदि टूटकर गिर रहा है यानी हमारे न माथा से बाल झड़ रहा है तो 7 दिन झड़ रहा है, ठीक। ये सब याद रखना है। लकवा मार दिया 7 दिन, ठीक। शरीर में दर्द होता है ना, 7 दिन होता है शरीर में दर्द। तो ये सभी जो रोग होता है किस विटामिन कमी के कारण, विटामिन B7 यानी बायोटीन के कमी के कारण होता है। अब आइए विटामिन B11 के बारे में पढ़ते हैं। तो एनीमिया रोग होता है और पेचिश रोग होता है। विटामिन B11 के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है और पेचिश रोग होता है, ठीक। अब आइए विटामिन C की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों से खून निकलना, यानी मसूड़ा से यदि खून निकलने लगा तो कौन सा रोग हो गया, स्कर्वी, ठीक। ये सब याद रखना है। यानी किस विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है तो विटामिन C की कमी के कारण। किस विटामिन के कमी के कारण हमारे पायरिया रोग होता है तो वही हुआ कौन, विटामिन C, यानी मसूड़ों का फूलना, ठीक। अब आइए विटामिन D यानी कैल्सीफेरॉल पढ़ते हैं। रिकेटस यानी विटामिन D की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रिकेटस, यानी बच्चा में, ठीक। ये सब याद रखना है। रिकेटस होता है बच्चा में और ओस्टोमलेशिया होता है वयस्क में, ये याद रखना है। जो रिकेटस होता है बच्चा में,
यानी विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेटस भी होता है और ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। रिकेटस होता है बच्चा में, जबकि ऑस्टियोमलेशिया होता है वयस्क में। ठीक, आ भैया विटामिन ई तो पढ़वे किए थे, ईटा तो आया तो टेकोफेरॉन। विटामिन ई की कमी के कारण होता है बांझपन रोग। ठीक, यानी जनन शक्ति का कम हो जाना। ठीक, यानी जनन शक्ति अगर कम गया तो किस विटामिन के कारण? विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक, ये सब याद रखना है। अब ये विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का ना बनना। यदि रक्त थक्का नहीं बन रहा है तो किस विटामिन के कारण? विटामिन के कमी के कारण। ठीक, ये सब याद रखना है। फिर से एक बार बोलिएगा, जो रतौंधी होता है जीरोथेल्मिया किस विटामिन के कमी के कारण? विटामिन ए के कमी के कारण होता है। ठीक, आ भैया बेरी रोग होता है विटामिन B1 के कमी के कारण। ठीक, विटामिन B1 के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ठीक, याद रखना है। हाँ भैया विटामिन B2 के कमी के कारण क्या कौन सा रोग होता है? देखिए त्वचा का फटना, ठीक, आँखों का लाल होना, ठीक, जिह्वा का फटना, ये सभी रोग जो होता है किस विटामिन के कारण? विटामिन B2 के कमी के कारण। ना पेलेग्रा रोग होता है विटामिन B3 के कमी के कारण। बाल सफ़ेद हो गया विटामिन B5, लेकिन बाल टूटकर गिर रहा है यानी बालों का झड़ना विटामिन B7। यही तो याद रखना है। बाल यदि सफ़ेद हो रहा है, बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन कमी के कारण? विटामिन B5। लेकिन बाल गिरना, बालों का गिरना, ये विटामिन B7 के कमी के कारण। बाल सफ़ेद हो गिर तब। हाँ तो वही हुआ। ठीक, ये सब याद रखना है। आ भैया अच्छा बोलिएगा, आज एनीमिया रोग होता है किस विटामिन के कमी के कारण? विटामिन B11 के कमी के कारण। ठीक, आ भैया विटामिन B6 के कमी के कारण भी एनीमिया रोग होता है। ठीक, ये याद रखना। एनीमिया रोग विटामिन B6 के कमी के कारण भी होता है और विटामिन B11 के कमी के कारण भी होता है। ठीक, याद रखना है। अब ये पेचिस रोग होता है किस विटामिन के कमी के कारण? तो विटामिन B11। विटामिन B11 के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पेचिस रोग। ठीक, अब ये विटामिन B12 के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। देखिए एनीमिया रोग विटामिन B6 की कमी के कारण होता है, विटामिन B11 के कमी के कारण होता है और विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। फिर से समझिए, पेचिस रोग जो होता है यानी एनीमिया रोग जो होता है वो विटामिन B6 के कमी के कारण भी होता है, विटामिन B11 के कमी के कारण भी होता है और विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। यानी तीनों विटामिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक, ये सब याद रखना है। और विटामिन B12 के कमी के कारण पांडु रोग भी होता है। कौन सा रोग होता है? पांडु रोग भी होता है। ठीक, ये सब याद रखना है। अच्छा, मसूढ़ों का फूलना और स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण? विटामिन C के कमी के कारण, यानी पायरिया का बीमारी। अच्छा, रिकेटस होता है कौन किस विटामिन के कमी के कारण? विटामिन D। नहीं, रिकेटस होता है बच्चा में, रिकेटस होता है बच्चा में और वयस्क में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ठीक, ये सब याद रखना है। जनन शक्ति का कम हो जाना विटामिन E की कमी का कारण। ठीक, यानी बांझपन होता है, नपुंसकता। ना महिला में बांझपन और पुरुष में नपुंसकता। ठीक, ये याद रखना है। जो पुरुष में कौन सा रोग होता है? पुरुष में होता है नपुंसकता और महिला में बांझपन। किस विटामिन के कमी के कारण? विटामिन E की कमी के कारण। ठीक, अब आइए रक्त का थक्का न बनना विटामिन के। ठीक, ये सब याद रखना है। चलिए अब आइए विटामिन C के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, अब आइए विटामिन C का स्रोत। ठीक, तो जैसे सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कि किस विटामिन में विटामिन C पाया जाता है? तो आंवला। आंवला बोले तो औरा, आंवला मतलब औरा। ठीक, तो आंवला में भी पाया जाता है, अमरूद में भी पाया जाता है। अब आइए नींबू, जितना भी खट्टा फल है सब में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। लेकिन मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। नहीं, अच्छा जैसे कोई बच्चा अगर मिर्च खा लिया तो सिसियोने नहीं लगता है? मिर्च खा लिए, मिर्च क्या होता है? कड़ू होता है। खाने के बाद मिर्च ना सिसियोने लगता है, तो सिसियोना मतलब कथी? विटामिन C।
ना। मिर्च में भी कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। चूँकि नींबू कौन सा फल है? खट्टा फल है। आंवला में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक। संतरा में कौन विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ठीक। अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ये सब याद रखना है। ठीक। अब आइए विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। ये सब पढ़ लेते हैं। अब आइए, दूध में विटामिन सी एवं रेशा एवं लोहा को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाया जाता है। पहले ही समझिए ना, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को छोड़कर दूध में सभी विटामिन पाया जाता है। लेकिन दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में रेशा भी नहीं पाया जाता है। रेशा बोले तो रुक्षांश, रुक्षांश बोले तो फाइबर ना। दूध में फाइबर भी नहीं पाया जाता है। दूध में लोहा की मात्रा भी न के बराबर पाया जाता है, यानी अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक। ये सब याद रखना है। हाँ, तो बोलिएगा मतलब कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। इसके अतिरिक्त रुक्षांश भी नहीं पाया जाता। रुक्षांश बोले तो फाइबर, उसी को बोला जाता है। ठीक। रेशा। ठीक। ये सब याद रखना है। और दूध में न के बराबर लोहा भी पाया जाता है। लोहा जो है ना बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। किस में? तो दूध में। ठीक। ये सब पढ़ लिए। अब आइए, दूध में पाए जाने वाली क्या क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ते हैं। अब आइए, दूध में पाए जाने वाली शर्करा तो लैक्टोज ने। दूध में पाए जाने वाली शर्करा तो लैक्टोज। ठीक। अब आइए, दूध कैसा है? तो पायस विलयन है। दूध कैसा है? तो पायस विलयन का उदाहरण है, यानी इमल्सन है। ठीक। ये सब याद रखना है। दूध क्या है? तो पायस विलयन है। दूध क्या है? तो पायस विलयन। दूध में पाए जाने वाली शर्करा तो लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाली शर्करा तो लैक्टोज। ठीक। अब आइए, दूध का रंग सफ़ेद होता है तो केसीन प्रोटीन के कारण। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो केसीन के कारण। लेकिन दूध का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के कारण। फिर से समझिए, दूध जो होता है उजला, उसका कारण क्या है? तो उसमें केसीन पाया जाता है। दूध होता है पीला, उसका कारण क्या है? तो कैरोटीन, यानी केसीन के कारण होता है दूध का रंग उजला, जबकि कैरोटीन के कारण होता है दूध का रंग पीला। ठीक। ये सब याद रखना है। अब आइए, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन तो कैसीन प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक। ये सब भी याद रखना है। दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। यानी दूध जो खराब होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु की कमी के, यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है उसी की वृद्धि के कारण होता है। ठीक। ये सब याद रखना। दूध में पाए जाने वाला एंजाइम तो रेनिन। दूध में पाए जाने वाला एंजाइम तो रेनिन। ठीक। ये सब याद रखना। रेनिन के कारण दूध पचता है। और रेनिन के कारण दूध क्या होता है? पचता है। ठीक। ये सब याद रखना है। अब आइए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है ना। रुक्षांश भी नहीं पाया जाता है। रुक्षांश बोले तो रुक्षांश को ही बोला जाता है फाइबर। रुक्षांश को ही बोला जाता है आहारी रेशा। ठीक। ये सब नहीं पाया जाता। और दूध में 9 के बराबर लोहा भी पाया जाता है। ठीक। यानी दूध में लोहा भी नहीं पाया जाता है। ठीक। ये सब भी याद रखना है। तो दूध में पाए जाने वाली शर्करा क्या है? तो लैक्टोज। ठीक। और दूध को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। दूध को मापते हैं किस यंत्र से? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर की हिंदी दुग्ध मापी। लैक्टोमीटर ना बोले तो कौन चीज़ से मापा जाता है? दुग्ध मापी नामक यंत्र से। ज़्यादा करके इंग्लिश ही आता है। दूध मापा जाता है लैक्टोमीटर से। लेकिन कौन विधि? गर्बर विधि। ये याद रखना है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, लेकिन किस विधि से? तो गर्बर विधि। कौन विधि? तो गर्बर विधि। ठीक।
दूध का रंग सफ़ेद होता है तो केसीन के कारण। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन तो केसीन प्रोटीन। दूध का रंग पीला तो कैरोटीन के कारण। ठीक, ये सब याद रखना है। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु तो लैक्टोबैसिलस। दूध खराब हो जाता है तो लैक्टोबैसिलस की वृद्धि के कारण। ठीक, ये सब याद रखना है। दूध में पाए जाने वाला एंजाइम तो रेनिन। रेनिन के कारण हमारे शरीर में दूध पचता है। ठीक, ये सब याद रखना है। ठीक, आ आइए, दुग्ध क्रांति को क्या बोला जाता है, यानी श्वेत। अच्छा बोलिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध है ना दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति कब आया तो 1970 में। श्वेत क्रांति कब आया था 1970 में। ठीक, ये सब याद रखना। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। ठीक, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं दूध के बारे में। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में लोहा भी न के बराबर पाया जाता है, माने दूध में लोहा भी नहीं पाया जाता है। और दूध में रुक्षांश भी नहीं पाया जाता है। तो दूध में क्या क्या पाया जाता है तो विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन दूध में पाया जाता है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा तो लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन है तो लैक्टोज। दूध कैसा उदाहरण है तो पायस का उदाहरण है। कैसा विलियन है तो पायस विलियन, नहीं पढ़ते, इमल्सन है। ठीक, अब आइए, दूध का रंग सफ़ेद तो केसीन के कारण। दूध सफ़ेद क्यों होता है तो केसीन के कारण। दूध पीला क्यों होता है तो कैरोटीन के कारण। नहीं, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं जो टमाटर का रंग लाल होता है क्यों, लाइकोपिन के कारण। ठीक, गाजर का रंग लाल होता है कैरोटीन के कारण। नहीं पढ़ते हैं, हल्दी का रंग कुरकुमीन के कारण होता है। पपीता का काला रंग ठीक कैरेंथाजेनिन के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार दूध में जो पाए जाती है, माने दूध का रंग उजला तो केसीन के कारण, दूध का रंग पीला तो कैरोटीन के कारण। ठीक, अब आइए, दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक, ये सब याद रखना है। अच्छा बताइएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति कब आया तो 1970 में। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो वर्गीज कुरियन के। ठीक, ये सब इतना दूध के बारे में याद रखना। और दूध मापा जाता है लैक्टोमीटर से। और लेकिन कौन विधि तो गर्बर विधि। ये सब दूध के बारे में याद रखना है। ठीक, अब आइए, भोजन को धोते समय विटामिन बी एवं गर्म करते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यानी भोजन को धोते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है तो विटामिन बी नष्ट होता है। और भोजन को गर्म करते समय अर्थात भोजन को पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट होता है तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। याद रखना है ना, धोते समय कौन सा विटामिन तो बी, नहीं बी और सी दोनों नष्ट हो जाता है, यानी बी ज़्यादा मात्रा में नष्ट होता है। और गर्म करते समय यानी पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट होता है तो सी नष्ट होता है। ठीक, याद रखना है। रुक्षांश यानी बिना पचे हुए। ठीक, देखिए रुक्षांश के क्या काम है तो हमारे शरीर में ठीक बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है तो रुक्षांश करता है। कौन करता है, रुक्षांश करता है। ठीक, ये सब याद रखना है। ठीक, आज की कक्षा यहीं तक, फिर आगे की कक्षा अगले दिन होगा। ठीक।